कभी सोचा है कि कहानियां मतलब जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं या उनसे कुछ ज्यादा भी होता है। आज हम एक ऐसी ही दुनिया में चलेंगे जहां कहानियों ने समाज और इतिहास दोनों को बदल कर रख दिया। जी हां, आज हम बात करेंगे उपन्यास, समाज और इतिहास की। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन बड़े सवाल से करते हैं। क्या क्या सच में एक किताब में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरी दुनिया को बदल दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह सवाल बहुत जरूरी है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। 18वीं सदी में जब प्रिंटिंग प्रेस यानी छापेखाने का आविष्कार हुआ तो एक नई लिटरेरी फॉर्म ने जन्म लिया और उसने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो फॉर्म थी उपन्यास। तो ये उपन्यास का सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले हमें चलना होगा पश्चिम की ओर, जहाँ इसकी जड़ें हमें मिलती हैं 18वीं सदी के इंग्लैंड और फ्रांस में। देखिए, वो एक ऐसा दौर था जब औद्योगिकरण के कारण समाज बहुत तेजी से बदल रहा था। शहर फैल रहे थे, नई नई मुश्किलें सामने आ रही थी। ऐसे में उपन्यास लोगों के लिए एक आईने की तरह बन गए, जो उन्हें इस नई और थोड़ी उलझी हुई दुनिया को समझने में मदद कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये उपन्यास सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं थे, ये तो अपने समय का एक जीता जागता रिकॉर्ड थे। जैसे चार्ल्स डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट में शहरों की गरीबी का सच दिखाया, एमिली जोला ने जर्मिनल में खदान में काम करने वाले मजदूरों की भयानक जिंदगी को बयां किया, और तो और टॉमस हार्डी ने यह दिखाया कि कैसे गांव का जो पुराना समाज था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो ये तो हुई पश्चिम की बात, लेकिन जब उपन्यास का ये आइडिया भारत पहुंचा तो यहाँ क्या हुआ? एक ऐसे देश में जो उस समय किसी और का गुलाम था, उपन्यास ने आखिर क्या शक्ल ली? भारत में उपन्यास का सफर शुरू हुआ 19वीं सदी में। साल 1836 में पहला सीरियलाइज नॉवेल छपा और फिर धीरे धीरे ये विधा यहाँ भी अपनी जगह बनाने लगी। और फिर एक बड़ा मोड़ आया 1882 में, जब श्रीनिवास दास ने लिखा परीक्षा गुरु। भारत में उपन्यास ने अपनी जमीन खुद तैयार की, अपने हीरो बनाए और अपनी ही कहानियां गढ़ीं। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मॉडर्न नॉवल माना जाता है। बंकिम चंद्र का आनंद मठ तो आज़ादी के दीवानों के लिए एक तरह से प्रेरणा बन गया। और प्रेमचंद के गोदान ने तो भारतीय किसानों की जिंदगी की वो कहानी लिखी जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय उपन्यास इतने पॉपुलर हुए कैसे? इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट था, जनभाषा, मतलब आम बोलचाल की भाषा। देखिए, उस जमाने के लेखकों ने कमाल की चीज की। उन्होंने संस्कृत या फारसी जैसी मुश्किल जबानों को छोड़कर वैसी भाषा में लिखना शुरू किया जैसी लोग असल में बोलते थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि साहित्य अब कुछ पढ़े लिखे अमीर लोगों की जागीर नहीं रहा, बल्कि वो सीधा आम जनता के दिलों तक पहुंच गया। और अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। उपन्यास सिर्फ समाज की तस्वीर नहीं दिखा रहे थे, वो समाज को बना भी रहे थे। आइए देखते हैं ये हुआ कैसे। उपन्यास असल में विचारों की एक जंग का मैदान बन गए थे। एक तरफ डैनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो जैसी किताबें थीं जो उपनिवेशवाद को, मतलब गुलामी को, एक बहुत ही महान और एडवेंचरस काम की तरह दिखाती थीं। तो दूसरी तरफ जोसेफ कॉनरैड जैसे लेखक थे जिन्होंने अपनी कहानियों से इस गुलामी की कड़वी और भयानक सच्चाई को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उपन्यास का जो सबसे गहरा असर हुआ उनमें से एक था, इसने समाज के उन लोगों को आवाज दी जिनकी बात पहले कभी सुनी ही नहीं जाती थी। और इसमें सबसे आगे थी महिलाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो नया मिडिल क्लास बना, वहां महिलाओं को पढ़ने के लिए फुर्सत मिली। तो पहले वो सिर्फ रीडर बनी और फिर धीरे धीरे उन्होंने कलम उठाई और अपनी जिंदगी, अपनी परेशानियों और अपने सपनों के बारे में खुद लिखना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर उपन्यास का असर बहुत बड़ा और कई तरह का था। इसने आज़ादी की लड़ाई में जोश भरा, जाति प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर सीधे सीधे सवाल उठाए, महिलाओं के मुद्दों को मेन स्ट्रीम में लाया और हाँ, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों में एक देश होने की भावना जगाई, और युवाओं के लिए तो हिम्मत और रोमांच की एक नई दुनिया ही खोल दी। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? क्या उपन्यास को सिर्फ एक कहानी की तरह देखना चाहिए या फिर कुछ और? तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि उपन्यास सिर्फ समाज का आईना नहीं होते। मतलब वो सिर्फ ये नहीं दिखाते कि दुनिया कैसी थी, वो समाज को बनाते भी हैं। वो हमें ये बताते हैं कि दुनिया कैसी हो सकती है। कहानियां सिर्फ हमारा मन नहीं बहलाती, वो हमारी सोच और हमारी दुनिया को एक नया आकार देती हैं।
और यहीं से जुड़ता है आज का सबसे बड़ा सवाल। ये तो हुई पुरानी बातें, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में वो कौन सी कहानियां हैं, चाहे वो किताबों में हो, फिल्मों में हो या फिर वेब सीरीज में, कौन सी कहानियां हैं जो आज हमारे समाज को गढ़ रही हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।